नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीडियो बंदरोगा जूनियर असिस्टेंट का त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आए हैं। इस त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम वीडियो बंदरोगा और जूनियर असिस्टेंट के तीनों के ही सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर दोनों को मिलाकर के कंबाइंड आपको कॉम्बिनेशन प्राप्त प्रदान करेंगे। इसमें जो है जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें डाल करके बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि वीडियो बंदरोगा जूनियर स्टूडेंट तीनों के लिए ही आपका जो जीएस का पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, बंदरोगा में 60 क्वेश्चन आने हैं और जूनियर सिस्टम में आपके 40 क्वेश्चन आपके जीएस पोर्शन से आने हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम समय समय पर कभी आपको 50 क्वेश्चन, कभी 60 क्वेश्चन, कभी 40 क्वेश्चन, इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। तो सबसे पहले वीडियो का एग्जाम है, आपको जैसा पता ही होगा, फिर बंदरों का होने के चांसेस है, फिर जूनियर सेशन के। तो इसी तरह से हम सीरीज को में क्वेश्चंस को डालते रहेंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम जीएस के हम 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, समय समय पर हमारे चैनल पर कोई भी एग्जाम आता है तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको हम जरूर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर्स देख रहे होंगे 101, तो आपको इससे दिक्कत हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए होगा क्या कि 150 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के होंगे, मैथ के होंगे और सॉरी मैथ के नहीं, जीएस के क्वेश्चंस होंगे आपके। सबसे पहले हिंदी के पोर्शन होंगे, तो हिंदी में आपके लेके 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन होंगे। फिर आपके 51 से लेकर के आपके 100 तक आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ये हिंदी के हो गए, फिर ये रीजनिंग के हो गए, और लास्ट में आपके 101 से लेकर के 150 तक आपके किसके क्वेश्चन होंगे, जीएस के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से ये आपका सेट आएगा पेपर में। ठीक है, लास्ट टाइम ये वीडियो का एग्जाम हुआ था तो उसमें इस तरह से ही था। ठीक है, तो हमने आपके जो क्वेश्चन डाले हैं वो 101 से डाले हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो तक्षशिला शहर जो है आपका निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका, अब दो नदियों, ये सभी नदियों के नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सिंधु एवं झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, और रावी और व्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम। तो जो आपका तक्षशिला शहर है वो सिंधु और झेलम नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन इज राइट। अब जो आपका तक्षशिला शहर है ये इस समय कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, POK में स्थित है। ठीक है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्या चीज है तक्षशिला शहर? तो तक्षशिला शहर आपका शैक्षणिक केंद्र है, शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका एक कुछ नाम आता है आम्भी। आम्भी का संबंध किससे? तो आम्भी का संबंध जो है तक्षशिला शहर से ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये 3-4 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये जरूर याद रखने हैं, पेपर में आपके में इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन है अजंता की गुफाओं में, उदयगिरी में, मेहरगढ़ में या भीमबेटका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, भीमबेटका में। अब रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। भीमबेटका आपका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो स्थित है ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, और ये विश्व विरासत धरोहर में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ठीक है, ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और अकबर। अब इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, इब्न बतूता आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब इब्न बतूता था कौन? तो इब्न बतूता जो था वो मरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मरक्को का यात्री था। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उसने उसे क्या किया था, इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाया और चीन भेज दिया था। ठीक है, और एक फैक्ट और है इब्न बतूता से रिलेटेड, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी रेहला। क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला। रेहला नामक पुस्तक में ये सब वर्णन मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस इनमें से किसको दिया जाता है? ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो हमारे यहाँ आया है उत्तर भारत में, तो उसको उसका श्रेय जो है किसे दिया जाता है? ऑप्शन है रामानुज को, माधवाचार्य को, रामानंद को या रामदास को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामानंद को। किसने किया ये काम? रामानंद ने किया। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब रिलेटेड फैक्ट्स क्या है?
तो जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद, ठीक है। और ये इन्होंने काम क्या किया था? इन्होंने विष्णु के राम अवतार की उपासना पर ज्यादा बल दिया था, मतलब राम के ऊपर ज्यादा बल दिया था, इन्होंने राम के बारे में ज्यादा चीजें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। गुरु गोविंद सिंह जो है आपके सिखों के गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आपके गुरुओं के 10वें गुरु थे, ठीक है। अब पहले गुरु कौन से थे? तो गुरु नानक जो कौन थे? इसमें ऑप्शन दिया, हाँ गुरु नानक ये फर्स्ट गुरु थे और ये वाले आपके लास्ट मतलब कि 10वें गुरु थे, ठीक है। अब यार और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता? तो गुरु गोविंद सिंह, हमारा क्वेश्चन ये था कि 10वें गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं हमारे 10वें जो गुरु हैं, उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? आपका 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जो थे आपके सिखों में जो काम किया था उन्होंने किया था, एक सेना बनाई थी और खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। ये तीन चार चीजें इनसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी आर अम्बेडकर। ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी को इसके बारे में पता होगा। बी आर अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। अब रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं कि रिलेटेड फैक्ट्स क्या हो जाएंगे। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो आपका 12 नवंबर 1930, कब से हुआ? 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला था। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो आपका 7 सितंबर 1931, कब से? 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। और जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो आपका चला था 17 नवंबर, कब से चला? 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है 1930 से शुरू होकर के 1932 में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, एक महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे वाले अधिवेशन में भाग लिया था, केवल महात्मा गांधी ने, ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और आगे चलते हैं और जो रिलेटेड फैक्ट्स आएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा भाई फुले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने जो है महाड़ सत्याग्रह शुरू किया था। जो महाड़ सत्याग्रह शुरू हुआ था वो दलित शोषित वर्गों के लिए शुरू हुआ था, ठीक है, उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए इन्होंने बी आर अम्बेडकर ने ये सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने जो थे इन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, पर इनकी बीच में ही डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर यात्रा में, बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने जापान में से हेल्प मांगी थी और वहां पर जाकर के आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। और इन्होंने एक नारा दिया था, किसका नारा दिया था? जय हिंद। कौन सा नारा दिया था? जय हिंद। जय हिंद का इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। और ये जो है राष्ट्रीय नारा बन गया था आगे जाके। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 3 सोपान में जो हमारे कौन से भाग में, संविधान का कौन सा भाग में ये बात कही गई है? तो भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 में जो है आपके 3 सोपान मतलब पंचायत बनाने के लिए 3 स्तर बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये 3 स्तर और आपको बता दूं, ये ग्रामवर्ती बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा और जिला स्तर पर बनेगा, ठीक है। भारतीय संविधान को माना गया है, तो भारतीय संविधान को क्या माना गया? ऑप्शन आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, अब आपको क्लियर होगा। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से क्या माना गया है? ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना की एकात्मकता।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। जो संविधान है उसको जो है एकात्मक भावना में ढाला गया है, ठीक है। संघ और भावना को एकात्मक लिया गया, मतलब एक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है, ठीक है। तो आपको ये याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है कहाँ पर वर्णित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्यों में, या फिर राज्यों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है जो सिद्धांत है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दिया गया। अब ये जो दिया गया है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 51 में ये बात कही गई है। कौन से आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल 51 में ये बात कही गई है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ये दोनों क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में आए हैं। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, मतलब ये जो आर्टिकल हैं किस में डाले गए हैं। ऑप्शन है चुनाव में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में, पंचायतों में, या एक राज्य की शक्ति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुनाव में। चुनाव आयोग जो है आपका 324 से लेकर के 329 के बीच में वर्णित है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। और चुनाव आयोग में बहुत सारी चीजें कही गई हैं कि चुनाव कैसे होंगे, चुनाव प्रतीक वगैरह, उनकी एज वगैरह, कहाँ पर चुनाव कैसे कराना, ये सब चुनाव से रिलेटेड सारी बातें इन आर्टिकल्स में कंप्लीटली डिस्क्राइब करके बताई गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इनमें से एक नहीं है, बाकी की सभी हैं, ठीक है। ऑप्शन है यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, बिल्कुल सही है। यह निर्वाह कृषि है, बिल्कुल सही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ये जो हमारी कृषि है, भारतीय कृषि है, इसकी ये तीनों ही विशेषता है, ठीक है। और भी विशेषता, में सारी विशेषता आपको एक साथ बता देता हूँ। पहली विशेषता है मानसून पर निर्भर करना। दूसरी विशेषता है देश की आबादी का जो अधिकतम भाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो पॉपुलेशन है वो आपका किस में लगी हुई है, कृषि में ही लगी है, और उसी से ही अपना रोजगार प्राप्त करती है। और जो हमारे यहाँ की जो जोतें हैं, मतलब कि जो खेत हैं, वो बहुत छोटे आकार के, मतलब सब पे बड़े बड़े खेत नहीं। अगर बड़े बड़े खेत होंगे तो एक कम लागत में हमें ज़्यादा कृषि प्राप्त होती, उपज ज़्यादा प्राप्त होती। पर ऐसा नहीं है, छोटे छोटे खेत है तो मतलब हमें छोटे खेत के लिए ही बहुत सारा धन खर्चा करना पड़ जाता है, ठीक है। और जो है जनसंख्या का अत्यधिक इसके ऊपर दबाव भी रहता है। प्रति हेक्टेयर हमारे यहाँ पे उत्पादन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब खाने वाली चीज़ों, मतलब जिससे हमारा पेट भरे, उन्हीं चीज़ों पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे आपका गेहूँ है, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और फसलें जो हमारी पैसे वाली हैं, जो हम आयात करके, मतलब बेच करके, निर्यात करके पैसा, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो वो नहीं उगाई जाती हैं। मतलब क्या किया जाता है, मतलब खाद्यान्न वाली फसलें ही ज़्यादा हमारे यहाँ उगाई जाती हैं, ठीक है। और कृषि जो है जीविका उपार्जन, मतलब कि जीवन यापन करने का एक प्रमुख साधन बना लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता ही दिया था कि औद्योगिक फसलों की प्रधानता हमारे यहाँ भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, बाकी सब ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद में, नागपुर में, हरियाणा में, या फिर पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट, नागपुर में। कहाँ पर है ये, नागपुर में। अब ये जो नागपुर है आपका कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, जो कपास अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी, ठीक है। ये आपका और इसके जो डिविजनल हैं, डिवीजन जो बनाए गए हैं वो आपके हरियाणा और तमिलनाडु में बनाए गए हैं, ठीक है। यहीं पर जो है मैं आपको कुछ और रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, मतलब कि आपके कुछ संस्थान, अनुसंधान संस्थान बता देता हूँ जो आपके पेपर में आते हैं। सभी तो नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम 3-4 बता देते हैं। जैसे आपका केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है। कांच वाला, आप याद रखें, कांच और सिरेमिक कोलकाता में है। कहाँ से कांच, तो कहाँ से कोलकाता, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे हर एक में ऐसे नहीं जोड़ना, ठीक है, बस अभी याद करने के लिए बता दिया। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान, तो देखो खनन का काम कहाँ पर हो रहा है, धनबाद में हो रहा है, ठीक है। तो खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, धनबाद में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, देखो चमड़े वाली चीजें कहाँ पर हो रही है, चेन्नई में हो रही है, चा से चम्र, चा से चेन्नई, ठीक है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो आपका कहाँ पर है, वो आपका लखनऊ में, ठीक है। तो इतने रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एक साथ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ।
तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन है भीमताल, लोकटक, मिरिक या फिर सेचर। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा आपकी लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील जो है आपकी मणिपुर में स्थित है। ये आपकी एक ताजे पानी की झील है और ये जो झील है इस झील में जो है आपका क्या पाया गया है? एक राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर की लोकटक झील में आपका राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हवाई ज्वालामुखी जो है ऑप्शन है ढाल ज्वालामुखी का, समग्र ज्वालामुखी का, केलडेरा ज्वालामुखी का या बाढ़ बेसाल्ट प्रांत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ढाल ज्वालामुखी का। तो हवाई ज्वालामुखी है वो ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो तरल लावा का जो उद्गम होता है जिसके कारण इसके में क्या बन गया? ढाल मंद बन गए हैं, मतलब ढाल बन गए हैं। ठीक है, लावा का उद्गम होने की वजह से। और ये बेसाल्ट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ये बेसाल्ट से निर्मित है। और इसमें जो विस्फोट होते हैं वो कम विस्फोट होते हैं, ज्यादा विस्फोट नहीं होते, थोड़े बहुत विस्फोट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? यहाँ ये जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं वहां पर क्या आता है? चक्रवात आता है, बाढ़ आता है, भूस्खलन आता है या फिर भूकंप आता है। तो वहां पर क्या आता है? भूकंप आता है। डी ऑप्शन इज राइट। क्या आता है? वहां पर भूकंप आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय देखो, तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है जिनेवा में, पेरिस में, वियना में या फिर बर्लिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वियना में। कहाँ पर स्थित है? वियना में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी स्थित है। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1957 में। कब हुआ था? 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन सारे क्लियर नहीं है, अब सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन मतलब अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बात सुनिए, अमर्त्य सेन जो थे इकोनॉमिक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ये हमारे भारत के ही थे। ठीक है, अब इन्होंने जो सुझाव दिए इनमें से कौन सी बातें सही है कौन सी नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन लगाना है। चलिए पढ़ते हैं। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका वस्तु विनिमय वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी की तीनों बातें नीचे की जो तीनों बातें दी हैं वे सही सही हैं। दूसरी भी बात सही है, तीसरी भी सही है, चौथी भी सही है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था को वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए, जनमुख उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते, जो इनको नोबेल प्राइज मिला था ये एशिया के पहले व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, कौन थे? एशिया के पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होती है? ऑप्शन है सार्क राष्ट्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए, अंतरराज्य मार्ग परिवहन को सुगम करने के लिए, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण करने के लिए, वैट को व्यवस्थित करने के लिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण करने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए? कोडिंग प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी, मतलब लास्ट डेट भी कोई भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या ऑप्शन पढ़ लेते पहले, आर्थिक इकाई, आगे आर्थिक इकाई, रूढ़िवाद, सुनाम प्रतिष्ठान या फिर खर्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, सुनाम प्रतिष्ठान। अब पढ़ते पूरी बात। सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा, ठीक है, और काम करता रहेगा, कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। ठीक है, लास्ट डेट भी नहीं होगी। किसके अनुसार? सोनाम प्रतिष्ठान के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है बस्ती, बुलंदशहर, बांदा या फिर बलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, बलिया। बलिया जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर लगता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कौन कौन से राज्य लगते हैं, उस कौन कौन से आपके जिले लगते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या है। कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चांदौली और सोनभद्र, ठीक है। तो ये आपके जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर लगते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पेपर में आप खुद टैकल करेंगे कैसे? तो देखिए अभी तो ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अब जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन आए, पर आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ से आपको एक चीज मिल गई कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगे हुए आपके जिले कौन कौन से, तो उनको सबको याद कर लीजिए। अब उनको याद कर लेंगे तो आपको लिए क्वेश्चन के ऑप्शन कितने भी चेंज कर दे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनमें से कोई एक ऑप्शन डालेगा। क्या क्या है, कौन कौन से हैं? कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये आपके जिले जो है आपके उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बलिया, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 123, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई जाती है? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है यूपी में? ऑप्शन है गेहूं, चावल, तिलहन, कपास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, कपास। ठीक है, कपास जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है, किस तौर पर? व्यापक तौर पर, ठीक है। नहीं नहीं पूछा गया, सॉरी नहीं है, वही मैं कह रहा था कंफ्यूजन। नहीं, अब देखो गेहूं उगाया जाता है, तिलहन उगाया जाता है और चावल उगाया जाता है, पर कपास जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नहीं उगाया जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए कपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवला सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ किया जाता है? मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में, फतेहपुर में या फिर बाराबंकी में? तो आंवला जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा आपका प्रतापगढ़ में होता है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नकलऊ शहर, कौन सा शहर? नकलऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके खड़ी प्रिंटिंग के लिए, साड़ी के लिए, चिकन कारीगरी के लिए या फिर जरी के काम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद सभी को पता होगा, चिकन वर्क के लिए, मतलब कुर्ते पर या फिर कपड़ों पर जो चिकन की चित्रकारी मतलब धागे से होती है, डिजाइन बनाई जाती है, तो उसे चिकन चित्रकारी बोला जाता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वही जो है हमारा लखनऊ का जो है हथकरघा हैंडलूम है, प्रसिद्ध हैंडलूम है, ठीक है, चिकन चित्रकारी कारीगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मुगल सराय क्षेत्र में, कानपुर क्षेत्र में, अलीगढ़ क्षेत्र में या फिर फतेहपुर क्षेत्र में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मुगल सराय क्षेत्र में जो है आपका रेल इंजन संयंत्र जो है स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी में स्थित है, देवरिया में स्थित है, मथुरा में स्थित है या फिर कौशाम्बी में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है, ठीक है। तो कंकाली टीला जो है आपका मथुरा में स्थित है, ठीक है। ये मैंने आप घूमा हुई जगह है तो मैं जानता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो कंकाली में ये स्थित है, ठीक है। अब इसकी जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1888 से 1891 के बीच। कब हुई थी? 1888 से लेकर के 1891 के बीच हुई थी, ठीक है। यहाँ पर जो है जैन स्तूप मिले थे, ठीक है, जैन अवशेष मिले थे, तो वहां से इसके बारे में हमें पता पड़ता है कंकाली टीला के बारे में, मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र तथा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के डैश जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है मेरठ, मिर्जापुर, वाराणसी या फिर बांदा। तो ये जो है आपके मिर्जापुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिर्जापुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। अब देखो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अंडू अंडू फंक्शन कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो जब हम अंडू का फंक्शन करते हैं, जैसे हमने कोई काम किया, अब हमें लगा कि ये गलत हो गया तो हमें पीछे जाना है, ठीक है, एक स्टेप पीछे जाना है। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम अंडू का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या, हमने जो गलती की है वहीं पर हम पहुंच जाए, ठीक है, उससे पहले वाली जगह पर पहुंच जाए, वो गलती हट जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+V, कंट्रोल+C, कंट्रोल+U। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+Z, ई ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अंडू फंक्शन करने के लिए हम कंट्रोल+Z यूज करते हैं, ठीक है।
कंट्रोल प्लस वी करते हैं पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी करते हैं कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस यू करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका कोबॉल, फोर्ट्रॉन, पास्कल या फिर लोटस। तो लोटस जो है आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, और बाकी सब ये तीनों कोबॉल, फोर्ट्रॉन और पास्कल ये तीनों ही जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस। तो देखो, इनपुट डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दो बातें होती हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि जो भी हमें डाटा देना है उसको इनपुट करते हैं, अंदर डालते हैं, और आउटपुट में क्या होता है वो हमें बाहर की तरफ मिलता है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो, कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम की प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जा रही है। ठीक है, जो भी हम लिखते हैं, जैसे ए लिखा तो ए अंदर जा रहा है, बी लिखा तो बी अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इनपुट हो रहा है, ये इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अब प्रिंटर, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। जो भी हमें क्या है कि जो भी हमने उसके अंदर डाला है वो हमें प्रिंट होकर के बाहर मिल रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस, यही इसका आंसर है। स्कैनर, स्कैनर में हम जैसे कोई भी कागज हमें स्कैन करना है वो उसके अंदर जा रहा है, स्कैन करके वो अपने अंदर ले लेता है। माउस, माउस से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। बी ऑप्शन इज राइट। बी जो है आपका प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, और बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरे लॉजिकल यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिकल यूनिट, ऑल ड्राइव लॉजिक यूनिट। तो ए ऑप्शन इज राइट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है एएलयू का फुल फॉर्म है कंप्यूटर में। ठीक है, अब ये जो वर्क क्या करता है, ये सारे रिलेटेड जो रीजनिंग से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड सारे जो फंक्शन होते हैं वो काम करता है, मतलब गणितीय तर्कीय गणनाएं जो भी हैं वो एएलयू ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं बोला जा रहा है। ऑप्शन है एमएस वर्ड। ठीक है, अब सही बताना है। ठीक है, नहीं सॉरी नहीं है, मतलब तीन सही होंगे एक गलत होगा। एमएस वर्ड का डॉक होता है, बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेल का एक्स एल एस होता है, बिल्कुल सही है। एमएस पेंट का जेपीजी फाइल बनती है, बिल्कुल सही है। एमएस पावर पॉइंट का पीपीटी पीपीटी होती है, क्या होती है? पीपीटी, पीपीटी फाइल बनती है, ना कि पीटीपी। ठीक है, यही गलत है। तो डी ऑप्शन इज राइट। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद में, प्रयागराज में, हैदराबाद में या फिर कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो आपकी ये जो इंस्टीट्यूट है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? ऑप्शन है वेग का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, त्वरण का संरक्षण या फिर वृत्तीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन आपका वर्क करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि किसी भी गतिशील पिंड का जो संवेग होता है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जो भी संवेग होगा तो वो जो है आपके द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन कट रहे हैं। धावन सोडा या धावक सोडा, ठीक है, धावन सोडा धोने वाला सोडा या फिर धावक सोडा किसका साधारण नाम है? ऑप्शन है आपके कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। जो आपका धोने वाला सोडा होता है, धावन सोडा होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 होता है। तो बी ऑप्शन आपका सोडियम सोडियम कार्बोनेट जो है आपका धावन सोडा होता है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये आपकी जल की कठोरता को दूर कर देता है, मतलब कि जो हार्ड जल होता है, मतलब खारा जल होता है, तो उसमें कपड़े नहीं धुल पाते। अगर हम इसका यूज करेंगे तो उसमें भी कपड़े आपके धुल जाएंगे, ऐसे समझिए। ठीक है, अब आपका जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, CaHCO3। ठीक है, का होल ट्वाइस। क्या होता है? होल ट्वाइस, HCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का हो गया फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? H बीच में जाता है, ऐसे याद रखिए, NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट का तो CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 137 है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में वॉशिंग सोडा
का प्रयोग नहीं होता, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है आपका शीशे के उद्योग में, बोरेक्स उत्पादन में, पानी के स्थायी खारेपन को हटाने में, या फिर रासायनिक उद्योगों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? नहीं, इसमें नहीं होता, बाकी सब में होता है। शीशे के उत्पादन में होता है, बोरेक्स में होता है, खारेपन को दूर करने के लिए होता है वॉशिंग सोडा का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपकी मैचिंग है, इस मैचिंग को मिलान करना है हमें। तो कौन सी मतलब जगह, कौन सी जो बीमारी है किससे रिलेटेड है, मतलब किस जगह से रिलेटेड है वो हमें बतानी है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओटाइटिस, ओटाइटिस ये है गला, कान, यकृत और दिमाग। तो ओटाइटिस आपका जो है कान से रिलेटेड है, तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा आ जाएगा कान। ठीक है, एनसेफेलाइटिस ये जो है आपका दिमाग से रिलेटेड है, तो सेकंड वाले का आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब देखिए दो, इसी से हमारा अंदाजा लग जाएगा 2 और 4। तो देखो 2 और 4 वाला पहला डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन पढ़ तो बाकी के भी मैं बता देता हूँ, जिससे आपको आगे अगर एक भी पूछा जाता तो आप याद कर सकें। लेरिंगाइटिस, लेरिंगाइटिस जो होता है वो आपका गला से रिलेटेड होता है, और आपका हेपेटाइटिस आपका यकृत से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से आपकी ये मैचिंग हो जाएगी, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 139 हम देख लेते हैं। हमारे भोजन, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो मतलब प्रोटीन का जो यूज करते हैं भोजन में वो किस लिए होते हैं? केवल ऊर्जा के लिए, ऊर्जा एवं वृद्धि के लिए, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए, केवल वृद्धि के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर इज राइट, वृद्धि और मरम्मत के लिए हम प्रोटीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कॉलोनियन मतलब कि कॉलोनी बना के रहता है? ठीक है, ऑप्शन है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पॉलीसेफोनिया या फिर वॉलवॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है कॉलोनी बना के रहता है, एक तरह से गोल शेप बना लेता है ये कॉलोनियों की। ठीक है, तो ये आपका कॉलोनी बनाकर रहने वाला जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, ये शैवाल है। एक ये क्या है? एक तरह का शैवाल है। जून 2022 में राष्ट्रमंडलों के शासनाध्यक्ष की 26वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? किगाली में, गाबो रोली में, बानजुल में या फिर कंपाला में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, किगाली में जो है ये बैठक हुई थी। ए ऑप्शन इज राइट, किगाली में हुई थी। तो रवांडा की किगाली, कौन सी जगह? रवांडा में किगाली जगह, वहां पर ये बैठक आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142। भारत में कब से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? मतलब कि इसके बाद अगर आपको जो एकल मतलब कि रिसाइकिल वाली प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, एकल यूज मतलब एक बार यूज करने वाली प्लास्टिक को दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। कब से बैन हो गई है ये? ठीक है, तो ऑप्शन है 1 मई 2022, 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022 या फिर 1 अगस्त 2022। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से जो है एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 24 अप्रैल, 21 अक्टूबर या फिर 15 नवंबर। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 24 अप्रैल 2010 में। कब से शुरू मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा पंचायत है, पंचायत जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची नंबर 11 में हमारा जोड़ा गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन, और ये संशोधन हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 को किसने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है डॉक्टर सुमेन केवेरी, डॉक्टर राजीव कुमार, बी के श्रीवास्तव, बी के पॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। ठीक है, तो डॉक्टर सुमन के बेरी जो है आपके नए उपाध्यक्ष बन गए किसके? नीति आयोग के। ठीक है, तो अब ये जो नीति आयोग है इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब बाद में ये क्या हुआ? नीति आयोग। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो सुमन बेरी हैं उन्होंने किसका स्थान लिया? डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। डायमंड लीग फाइनल 2015 के डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का क्या नाम है? ठीक है, तो उस एथलीट का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है गुरतेज सिंह, रविंद्र खेड़ा, नीरज चोपड़ा या जोगिंदर बेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, नीरज चोपड़ा।
नीरज चोपड़ा ने जो है कितना मीटर का भाला फेंका था? 84.44 84.44 मीटर लंबा भाला फेंक करके स्वर्ण पदक इसमें जीत लिया है। ठीक है, और ये जो हुई है, ये जो ट्रॉफी हुई है वो ज्यूरिख के स्विट्जरलैंड में हुई है। कहाँ हुई है? ज्यूरिख के स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, और जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, ये पदक जीतने वाले, डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले किसी ने नहीं जीती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, किसे 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो किसे अध्यक्ष बनाया गया ये हमें बताना है। ऑप्शन है सुरेश कुमार खन्ना को, सतीश महाना को, धर्मवीर प्रजापति को, या कपिल देव अग्रवाल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतीश महाना को। सतीश महाना को जो है नया अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा का, 18वीं विधानसभा का। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमारे जो अध्यक्ष इस समय हमारे वर्तमान में कौन कौन हो गए? सतीश महाना जी हो गए, पर प्रथम कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे चलते हैं, 147 क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो स्टील वाली जो रोड है, पहली स्टील की रोड है, और वो कहाँ बनाई गई है? ऑप्शन है सूरत, हैदराबाद, बेंगलुरु, या फिर अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरत। जो रोड है वो सूरत में बनाई गई है। ठीक है, और ये जो रोड बनाई गई है वो 100% स्टील से बनाई गई है। ठीक है, और इसको जो बनाया है वो CSIR ने बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 पर आ गए हैं। मई 2022 के में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। एना वर्नस ने, मिशेल हिचसन ने, गीतांजलि श्री ने, या फिर मिर्के लुआकासा रेजियन ने, वेल्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री ने जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2015 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, इसमें और जो इम्पोर्टेंट है, जो एक किताब है इनकी, वो किताब का नाम है रेत समाधि, या फिर इंग्लिश में बात करें टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड या रेत समाधि इन्होंने लिखी थी, तो टॉम ऑफ सैंड के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें जो राशि है वो बुकर प्राइज में मिलती है, कितनी राशि मिलती है? 50,000 पौंड मिलती है। ये भी आप याद रख सकते हैं, 50,000 पौंड की राशि इसमें आपकी इंटरनेशनल बुकर प्राइज में मिलती है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भारत में जो स्थापित हुआ है पहला राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936। पहले इसका नाम हेली था, बाद में जो है इसका नाम क्या बन गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बन गया। ठीक है, और इसी में 1973 में, कब? 1973 में हमारी जो है किसकी शुरुआत की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की गई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 150 है। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिख दीजिए। चलिए, और क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है भीतरकनिका, सुंदरबन, गहिरमाथा, या फिर मन्नार की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। मन्नार की खाड़ी जो है आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय, सागर में। और ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। और ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए, यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।